हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन आजकल चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि ए सी टी क्लासेस ने आपके लिए ऑफलाइन फर्स्ट टाइम जे एंड के में किसी ने ऑफलाइन टिपिकल एग्ज़ाम पैटर्न हमने एक मॉक आपके लिए प्रिपेयर किया था और उसी के डिफरेंट एनालिसिस वीडियोस आ चुके हैं। और उस मॉक टेस्ट में जो स्टैट का पार्ट है स्टैटिस, तो उसका जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं तो वो मैंने फ्रेम किए हुए हैं खुद। तो आई विल कवर विद दैट पोर्शन। तो उसके साथ ही जो एक्सप्लेनेशन का थोड़ा पार्ट होगा आई विल आल्सो कवर विद दैट ड्यूरिंग दिस course of time. So without wasting time I will be going through to the mock test paper ताकि आपको पता चले कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कहाँ कहाँ पे हमारे गलती हुई थी या मुझसे भी गलती हुई थी, क्योंकि मेरे भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रॉन्ग पॉइंट आउट हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेंसस 2011। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप क्वेश्चंस को देखो ना, जब भी आप क्वेश्चंस को देखो तो क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये जो नॉट होता है ना, देखो अगर करेक्ट होता तो कुछ और बात बनती, ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेंसस 2011। तो इसमें पहला ऑप्शन था टॉप 3 स्टेट्स एंड यूटीज इन लिटरेसी, केरला, लक्षद्वीप एंड त्रिपुरा। और दूसरा था बॉटम 3 स्टेट्स, क्या क्या है वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो अब आपको बताना था चूज द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या इसमें क्या लिखा था, करेक्ट कौन सा नहीं है? देखो, ए वाला करेक्ट है कि बी वाला करेक्ट है? ठीक है, ओनली ए अगर करेक्ट है, ठीक है, ओनली बी अगर करेक्ट है, नाइदर ए और बी, बोथ ए और सी, ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर यहां पे मार्क किया हुआ था वो बी है, जो कि इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो टॉप 3 स्टेट्स है ना वो केरला है, लक्षद्वीप है और त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, वो मिजोरम है। तो केरला के बाद, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसका ऑप्शन बी था उसमें जो बॉटम 3 स्टेट्स थे इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, तो उनमें क्या आता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसका जो आंसर आपका आ जाता वो ऑप्शन ए मार्क करके आते। तो इसके लिए अब आप की पॉइंट्स कुछ मार्क कीजिए। मैंने सोचा इसके साथ ही थोड़ा आपका रिवाइज भी कर लूं मैं। तो जो टॉप 5 स्टेट्स है, ठीक है, जो सेंसस 2011 में टॉप 5 स्टेट्स है उसमें केरला आता है पहले नंबर पे, देन लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ पहली 3 स्टेट्स याद रखनी है, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम। ठीक है, और एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी आपको कोई इंटेलेक्चुअल वाली चीज दिखे ना सेंसस में, समझ लेना वो केरला ही होगा। जैसे जो बच्चों की, जो फीमेल्स की बर्थ होती है बच्चों की, वो सबसे ज्यादा कम कहाँ पे पाई जाती है, केरला में पाई जाती है। हाँ, और जो एजुकेशन ज्यादा होती है वो भी केरला में ही पाई जाती है। तो और बॉटम 5 स्टेट्स कौन कौन सी है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक कुछ और फैक्ट्स हम याद रखेंगे। द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011 हैज इंक्रीज्ड बाय 8% टू 73%। मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पे हम मार्क करते चलेंगे। थाने, ठीक है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.1 करोड़ इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे ये थाने कहां पे है, कमेंट सेक्शन में आप ये मार्क करके आओगे कि थाने किस स्टेट में पाया जाता है। सो थाने इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। दिबांग, जो दिबांग वैली है, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से दिबांग आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, दिबांग से आप ब्रह्मपुत्रा लिंक कर सकते हो, दिहांग, दिबांग। ठीक है, सो दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश इज द मोस्ट लोवेस्ट, शाबाश, lowest population district of India. According to census 2011, Meghalaya has registered the highest decadal growth rate. डेकेडियल ग्रोथ रेट क्या होता है, एक डेकेड में जो इसकी ग्रोथ होती है। डेकेड कंसिस्ट ऑफ ए 10 years पीरियड। ठीक है, जैसे 2001 से लेके 2011 में मेघालय में ये सबसे ज्यादा हुई। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डेकेडियल ग्रोथ रेट वाज कुरुंग कुमी इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमारा जो सेंसस का थोड़ा बहुत मोटा मोटा हमने यहां पे कवर कर दिया।
अब जो अगला क्वेश्चन था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ जाता है और इस हिसाब से एक या दो क्वेश्चंस कंफर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट इंटरव्यू। देखो, डायरेक्ट इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड। तो जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू है वहां से भी हम प्राइमरी डाटा ले आते हैं। ठीक है, नेशनल पब्लिकेशंस से हमारा प्राइमरी डाटा नहीं होता, क्योंकि नेशनल पब्लिकेशंस किसी प्राइमरी सोर्स से डाटा उठाते हैं और उसको सेकेंडरी डाटा बनाते हैं। तो क्वेश्चनर मेथड, ये तो आपको पता ही, डायरेक्ट बंदे से क्वेश्चंस करते हैं और वो हमें आंसर्स देता है। तो ये भी एक प्राइमरी मोड ऑफ कलेक्टिंग डाटा माना जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आप बोलोगे कि सेंसस क्या है, व्हाट इज सेंसस। सेंसस में हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी डाटा लेते हैं कि सेकेंडरी डाटा लेते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़े से की पॉइंट्स हम इसमें पब्लिश करेंगे। तो प्राइमरी डाटा इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड बाय रिसर्च डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, अब डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, अब इसमें कुछ मेथड्स है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू आप इनका लीजिए। एक डायरेक्ट मेथड आएगा, एक इनडायरेक्ट मेथड आएगा। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बंदे से ही जाके मिलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम वाया मेल उनको क्वेश्चंस भेजते हैं, वो हमको रिप्लाई देते हैं, या इवन एसएमएस या इवन लेटर्स। तो ठीक है, हम ऐसे भी करते हैं। क्वेश्चनर्स मेथड में डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस होते हैं, या टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स, ये एक बड़ा टॉपिक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये। तो क्वेश्चंस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इन टर्म्स ऑफ यस और नो के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये भी प्राइमरी ही आता है। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड, हम लोकल किसी लोकेलिटी में जाते हैं तो वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं, लोकल बंधु से पूछ के किसी चीज के बारे में या किसी बंदे के बारे में, तो वहां से भी हमें प्राइमरी ही मिलता है। लेकिन जो अगला ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर्स मेथड, तीनों के तीनों प्राइमरी डाटा थे। तो जो नेशनल पब्लिकेशंस है ये आपको सेकेंडरी डाटा देता है। नेशनल पब्लिकेशंस होती है या न्यूज़पेपर्स आता है, या जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सेकेंडरी डाटा ही कहलाता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो रही है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी इस क्वेश्चन में, तो थोड़े ऑप्शंस हमारे गलत यहाँ पे मार्क हो गए थे। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले बच्चे को पता होनी चाहिए व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड। ठीक है, देखो मीन होता है, ठीक है, शाबाश, मीन होता है समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सबसे पहले ये बात हमको पता होनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड दिया हो, तो हम एक सिंपल सा स्टेप लेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन, हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे एक असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, वो 70 है, उसके बाद हम इससे बड़ा लिखेंगे, शाबाश 76, उसके बाद हम इससे बड़ा नंबर लिखेंगे, 76 के बाद क्या आता है, इट्स 80। ठीक है, 80 के बाद 85 तीन बार आ रहा है, 85 तीन बार आ रहा है। 85 के बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 95, उसके बाद 96, उसके बाद आपका आएगा 100 एंड 108, 100 एंड 108। शाबाश। मीन होता है समेशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इनका समेशन आप लेके चलो, समेशन आप लेके चलो, इन सब का समेशन आता है 880, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो योर मीन विल बी 80, सॉरी, हाँ यस 88। तो आपका जो मीन आएगा वो 88 आएगा। चलो भाई, लेकिन देखो इसमें जो ऑप्शन सी था ना, ऑप्शन सी आपका आंसर था, ये यहाँ पे 86 नहीं था, यहाँ पे 88 था। तो मिस्टेक हो जाती है, जेकेएसएस से भी होती है, जेकेएसएसबी से भी होती है, और हमने भी कर ली। ठीक है, तो उतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब जिसका लॉजिक था वो आंसर यही मार्क करके आ जाता। ठीक है, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लगना चाहिए ना कि जेकेएसएसबी ही फ्रेम कर रहा है पेपर, 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत होते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसका जो मीन आएगा वो 88 आएगा। ठीक है,
आई थिंक यहां से चीजें क्लियर है। सिंपल एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। कुछ और मेथड भी है कैलकुलेट करने के, मीन आप वहां से भी कर सकते हो, वो मुझे पता है, वो आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे। अगर नहीं किए कवर किए होंगे तो अगले एग्जाम्स के लिए मैं खुद पढ़ाऊंगा और खुद कवर करूंगा, फिर आपको जो एवरेज के सारे क्वेश्चन है चुटकियों में आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कवर करोगे। उसके बाद हमारा मीडियन निकालना होता है। शाबाश। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है इस टर्म पे। मीडियन हमें दो चीजें देता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है उसके लिए अलग है, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो मीन आएगा ना, सॉरी जो मीडियन आएगा ना, वो आएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हां, अगर आपका ऑड है, अगर आपका ऑड है, अगर आपका ऑड है, ऑड मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो सिर्फ सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको जो मिड टर्म है वो ले लेनी है एज मीडियन, ठीक है। शाबाश। यहां पे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, तो यहां पे हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो मीडियन को मैं समझा देता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। मीडियन में आप ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ठीक है, शाबाश। देखो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो हमारी n/2 टर्म कौन सी आती है? n/2 मतलब 10/2, n/2 मतलब 10/2, तो फिफ्थ टर्म है हमारी 1 2 3 4 5 85, ठीक है। और n+2 + 1 टर्म मतलब 6 टर्म कौन सी है? 85। सो 85 + 85/2, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 85। तो आपका जो मीडियन आएगा वो 85 है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 85 है, यहां पे ये मार्क कर देना था, तो ये आपका आंसर आ जाता। अब मीन क्या होता है? शाबाश। अगर यहां पे 9 टर्म्स होती तो जो फिफ्थ टर्म होती तो वही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन एंड मीडियन। अब मोड आता है। मोड तो हमने जैसे मोड में हमें देखने हैं जो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस सबसे ज्यादा किसकी है? दूर से ही दिख रहा है 85, ये 3 बार आ रहा है, 10 टर्म्स में 3 बार आ रहा है, तो भाई साहब आपका जो आंसर आएगा मोड का वो 85 आएगा। सो योर ऑप्शन शुड बी 88 85 एंड 85 आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऐसे समझेंगे, आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऐसे समझेंगे कि जैसे कभी समझा ही ना होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन है इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द सेल प्राइस। देखो जैसे ही सेल प्राइस दिखा, जैसे ही सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर एज दे लीव प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और दे एंटर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो इस क्वेश्चन को मार्क करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज WPI एंड व्हाट इज CPI। WPI और CPI क्या होता है और इसके बीच में फर्क क्या होता है। आई होप आपको चीजें यहां तक चलिए, तो आपको यहां पर पता चल गया कि ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर प्राइस में नहीं आएगा। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर, चलो इसको भी देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स की बात आई, ये भी चला गया। इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, ये भी चला गया। तो आपका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन बी, इसका मार्क आप करके आओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पे 2 से 5 मिनट लेने की यहां पे कोशिश करूंगा आपसे, ठीक है। आई नो आजकल टाइम कम है, लेकिन आपको ये बेनिफिट देगा। WPI और CPI में डिफरेंस क्या है एंड हाउ इट विल इफेक्ट द इन्फ्लेशन,
ठीक है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी 2-5 मिनट में यहां पे बताता हूं। उससे पहले कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है यहां पे जो वो मैं आपको बाद में समझ देता हूं। अब सबसे पहले आप इतना ही समझो, शाबाश। व्हाट इज WPI एंड CPI? CPI और WPI में क्या फर्क है, समझना मेरी बात। आपको एक चीज तो पता ही होगी, ठीक है, कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है कि जनरल प्राइस इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये मैं अपना कॉस्ट मानूं, ठीक है, कॉस्ट यहां से है, टाइम यहां से है, ठीक है, तो विद टाइम क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इस इन्फ्लेशन को अगर मुझे मेजर करना होगा, अब इस इन्फ्लेशन को अगर मुझे मेजर करना होगा, शाबाश, इस इन्फ्लेशन को अगर मुझे मेजर करना होगा तो मेरे पास दो चीजें हैं, दो चीजों से ये मेजर होता है। एक तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझना आराम से, मोहब्बत से हम यहां पे समझेंगे। देखो WPI क्या होता है, WPI और CPI में क्या फर्क है। देखो आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कंज्यूमर हो। कंज्यूमर क्या होता है, जैसे आप, मैं, ABCD, कोई भी है, मैं हूं, उबैद हूं, रोहित है, कोई और भी है। ठीक है, हम एक कंज्यूमर है यहां पे। कंज्यूमर क्या जाता है, ये दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार के पास ये जाता है चावल का, एक दाल लेते हैं, तो दाल की रेट ये दे देता है इसको 70 रुपीज पर केजी। शाबाश, 70 रुपीज पर केजी। और खुद ये जो शॉपकीपर है ये होलसेल में लाता है ना, ये होलसेल में लाता है, ये होलसेल में लाता है। होलसेल में कहां से लाता है, मैन्युफैक्चर से लाता है। ठीक है, कोई लारी प्रोड्यूसर है वहां से आता है, तो ये होलसेल रेट में बड़ी सी फर्म से लाता है, लेकिन उसको वहां पे एक मिनिमम अमाउंट लाना पड़ता है। सपोज इसको 10,000 केजी लाना पड़ता है, और इसको जो रेट मिलती है पर केजी वो 65 केजी मिलती है। तो ठीक है, यहां पे आपको चीजें समझ आ रही है ना, यहां पे आपको चीजें मेरी समझ आ रही है। तो इसको जो वहां पे मिल रहा है वो इसको मिल रहा है 65 रुपीज पर केजी, लेकिन ये बल्क में ला रहा है ना, ये बल्क में ला रहा है। और जो होलसेलर है खुद, होलसेलर खुद फैक्ट्री से ला रहा है। शाबाश, कहां से ला रहा है, होलसेलर खुद फैक्ट्री से ला रहा है। तो एक चेन बन रही है ना, फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास शॉप के पास जाता है, और फिर जाके इंडिविजुअल के पास आ जाता है। और वो प्राइस जिस प्राइस पे ये कंज्यूमर को मिलता है, जिस प्राइस पे ये कंज्यूमर को मिलता है, और वहां पे जो हम रेट्स डिसाइड करते हैं, कंज्यूमर प्राइस, उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिस रेट पे यहां पे ये डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जहां पे ये होलसेल में 60 to 65 उसको मिल रहा था, वहां पे जो हम प्राइस इंडेक्स डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दो चीजें यहां पे याद रखनी है, CPI क्या हो गया, WPI, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का इंक्लूड हो जाता है, लेकिन यहां पे सिर्फ गुड्स का होल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूसिव हो जाता है। एक और चीज है, जो होल प्राइस इंडेक्स है, होल प्राइस इंडेक्स ये इशू करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो इसको, पक्का क्वेश्चन इस बार ये आने वाला है। ठीक है, दो में से एक क्वेश्चन तो आने वाला है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर दैट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये कौन, WPI कौन इशू करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन, शाबाश, ये होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो यही इशू करता है हमें WPI। तो CPI भी तो है भाई, CPI फिर कौन इशू करता है, तो CPI जो हमारा इशू करता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हमें NSO इशू करता है। ठीक है, यहां पे भी मैंने वो चीज लिखी हुई है, यहां पे आप देख सकते हो, सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस विल बी मर्ज्ड विद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टू फॉर्म द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा। तो यही यहां पे
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इशू करता है सीपीआई। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है आपको। तो ये होता है सीपीआई और ये होता है डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में आपको यहां पे फर्क पड़ेगी। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो तो आपको कंफर्म पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन, शाबाश, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज अ जनरल प्राइस इंक्रीज इन गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज। लेकिन इसमें क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है, शाबाश, जो परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी, यहां पे मिल जाएगा आपको एक लिंक कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो इन्फ्लेशन को देखता है ना, वो जो इन्फ्लेशन को देखता है, वो सीपीआई पे नहीं देखता, वो सॉरी, वो डब्ल्यूपीआई पे नहीं देखता, वो सीपीआई पे देखता है। तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे देखता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे वो इन्फ्लेशन देखता है। क्योंकि देखो भाई, उसको तो कंज्यूमर के साथ डील करनी है ना, उसको तो देखना है ना रियल लाइफ में इनके साथ क्या हो रहा है। तो जो आरबीआई इन्फ्लेशन को मेजर करता है वो सीपीआई पे करता है। और अगर हम जनरल की बात करें तो वो डब्ल्यूपीआई पे ही आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर। तो रिजर्व बैंक जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन, ठीक है, यहां पे मैं थोड़े से 2-3 मिनट आपको ले लेता हूं, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। जो इन्फ्लेशन को अगर आरबीआई के बारे में, मैं आरबीआई की बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शाबाश, इस पे भी एक और नया टॉपिक बनता है। इसके आपको सारे रेट्स याद रखने, RLLR क्या होता है, MCLR क्या होता है, ठीक है, SLLR क्या होता है, ठीक है, रिजर्व रेशो क्या होता है, ये सारी आपको, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, ठीक है, तो कासा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे रेट्स दी होती है। और जनरली साल में 2 बार ही एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो पब्लिश 2 बार ही होती है साल में, लेकिन रिव्यू इसका बाय मंथली होता है, कभी 1 कभी 1.5 महीने में इसका रिव्यू होता रहता है। तो 1 महीने के बाद इसका रिव्यू होता है और साल में 2 ही बार ये पब्लिश होती है। तो इतना आपको थोड़ा सा आरबीआई का भी मिलेगा। और आरबीआई के गवर्नर कितने हैं, डेप्यूटी गवर्नर कितने हैं, शक्तिकांत दास से, सॉरी, शायद परसों तक, तो अब पता नहीं अब कौन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गवर्नर कौन है, कितने 4-5 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। तो ये सारा डेटा आप थोड़ा थोड़ा मोटा याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो इन्फ्लेशन है ना, तो ये हेडलाइन एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। देखो, जो आरबीआई करता है वो हेडलाइन को नहीं लेता साथ में, ठीक है। अब एक छोटा छोटा मैं आपको बताऊंगा। तो वो कोर इन्फ्लेशन में लेते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, अगर मैं माइनस करूं वोलेटाइल इन्फ्लेशन, वोलेटाइल इन्फ्लेशन। अब आप बोलोगे सर ये वोलेटाइल इन्फ्लेशन क्या है? वोलेटाइल इन्फ्लेशन जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ डेली यूटिलिटी यूजिंग आइटम्स, जैसे फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क होती है। तो इनकी रेट ऊपर नीचे हर दिन होती रहती है। तो वही कोर इन्फ्लेशन वही होता है कि अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन होता है जो जनरल सारे प्राइस आ जाएंगे कंज्यूमर प्राइस पे, ठीक है, उसमें से अगर हमें वोलेटाइल इन्फ्लेशन माइनस कर दे तो हमारी कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। और इसी पे सारा अपनी जो भी इन्फ्लेशन के बारे में बोलते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट में यहां से फिर से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट सिनारियो ये है कि पर्टिकुलरली कोविड के टाइम क्या हुआ था, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज है वो डिक्रीज हो गया था, सॉरी, इंक्रीज हो गया था। माना कि जो कंज्यूमर की डिमांड थी वो कम थी, कोविड में कंज्यूमर की डिमांड कम थी, लेकिन प्राइस ज्यादा क्यों हुआ था, ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहां से जाके सोचोगे, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक्स क्लास है नहीं जो मैं सारा यहां पे बताऊं, तो ठीक है, आपको इस बारे में सोचना है कि
माना कि कोविड में डिमांड हमारी कम थी, जो 10 मुर्गे खाते थे वो 3 ही मुर्गे खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं भाई कोविड है, कम खाया करो, ठीक है, या कम चीजें इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी प्राइस इंक्रीज हुआ। तो इस सारे के बारे में आपको एक एनालिसिस कहीं से भी कर लो, गूगल से कर लो, यूट्यूब से देख लो, तो आपको पता होनी चाहिए कि कोविड के टाइम पर्टिकुलरली 21-22 में ये सब चीज़ें हुई थी। तो क्यों हुई थी? होनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि डिमांड कम थी तो सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो प्राइस कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिमांड कम थी और प्राइस इंक्रीज हो गए और इन्फ्लेशन बढ़ती रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? एग्जाम के बाहर भी, आउट ऑफ बॉक्स भी कभी थोड़ा सोचा करो कि क्यों हुई और इससे कैसे फिर इंडिया या अभी भी इसी में जूझ रही है या बाहर आई है, या हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के अंदर में गया तो पूरी रात इसको कवर करने में लग जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज यूज्ड, सॉरी, ओके, इसका आंसर यही था, ऑप्शन बी इसका आंसर मैंने मार्क करवाया था। तो ये आपका एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए लाया था। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें बेसिकली ये यहां पे क्या था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी था। तो क्वेश्चन ऐसे था, तो कॉम्प्लीमेंट मिस हो गया था, एरर हो गया था इस क्वेश्चन में, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन ही डिलीट करवाया था। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा वहां पे मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो थी वो 0.3 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो थी वो 0.2, सपोज, अभी मैं सपोज करके ले रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन बी जो है दैट इज 0.1। तो फिर वहां पे क्या था हमारे के, हमें ये था, हमें मालूम करने था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें ये मालूम करना था, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला इसका ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी जो बराबर है वो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन बी। अब देखो, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो वहाँ पे थी मेरे पास, तो मुझे सिंपल 0.2 से माइनस 0.1 करना था, तो मेरा आंसर 0.1 था। तो यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन ही समझो, डेटा ही डिफरेंट आ गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो आपको बस ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, आपका क्वेश्चन ऐसा होता है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे सर एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ए दी हुई है और कॉम्प्लीमेंट ए मालूम करना होगा, तो वो आपका हमेशा इक्वल आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए है ही नहीं, तो वो हो गया ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऐसे ये क्वेश्चंस था, तो इसको भी फिर मैंने डिलीट करवा दिया था। अब देखिए, अब चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस द डेथ ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। बिल्कुल सही। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज per 1000 live births in 1 year, ठीक है। तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी माना जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस द डेथ ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, ये बिल्कुल सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस, ठीक है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस हमें करते हैं कि जो 1 साल से नीचे होगा। इट इज, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर of age per 1000 live births. Poverty of the family is the only factor that contributes to infant mortality. ये बिल्कुल गलत था, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी आता। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता
कैलकुलेट इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो अब सिंपली क्या करोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है बराबर नंबर ऑफ डेथ्स, लेकिन इन्फेंट डेथ्स एक साल के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स कितनी हुई, ठीक है, टोटल लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यहां से आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी मिल जाएगी। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बस डेफिनेशन में यही मैंने कुछ लिखा हुआ था। बेसिकली क्या माना जाता है, जो पॉपुलेटेड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। तो कुछ 2017 का डाटा है मेरे पास कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में 10 थी, तो केरला में सबसे ज़्यादा कम है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, ठीक है। फीमेल्स में ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि क्या कहते हैं कि फीमेल्स को कहीं भी स्टेटस पे आज भी है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको ऐसे शायद दफना देते हैं, एग्जैक्टली अब तो बड़ा कम है लेकिन फिर भी माना जाता है। तो इसमें इतना कुछ खास हमें याद रखना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना था, फॉर विच पीरियड वाज अ नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। ग्रोथ रेट देखो आपको सिंपल कितना है, व्हाट इज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट होती है कितने पैदा हुए कितने मरे, तो यही तो ग्रोथ रेट है। तो हर किसी डाटा का अलग अलग निकालना है। तो अगर इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, देखो ये तो 48.1 माइनस 35 तो कुछ 13 के अराउंड आएगा, 16.4 टू 36, ठीक है, 20 के अराउंड आएगा, तो 45.2 31, तो इसका भी कुछ 14 के आसपास आएगा। तो अगर मैं इसमें मेरे 13 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इन दो को देखूं, ये मुझे बड़े क्लोज दिख रहे हैं, तो 37.1 माइनस 14.8 मैं इस ईयर की बात करूंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा दैट विल बी सॉरी 37 माइनस दैट विल बी 22.3 यहाँ इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है इस वाले का वो 22.2 आएगा। तो हैंस जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे 1971 टू 1981 ईयर में पाई गई थी। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आपको ऐसे भी एग्जाम में मिलेंगे, शाबाश। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था द टेबल इन विच, लेक्चर लगता है थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है, the table in which the data represented is extracted from some other data is classified under, देखो उसे derived कहते हैं, derived table इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे cumulative table के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। cumulative table क्या होता है, एक cumulative data इसमें दे देता है जिसमें एक cumulative percentage हम लेती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपने जैसे हमारे वो मैथ्स जिस मेथड से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं 2001 में क्या था, 2002 में क्या था, 2003 में क्या था, ठीक है। फिर यहाँ से ये डेटा फिर ये डेटा, तो क्युमुलेटिव एक हम इसका क्युमुलेटिव परसेंटेज ले लेते हैं, तो वो डेट टेबल्स यही होते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस जो टेबल है इनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं क्लासिफिकेशन टेबल की बात करूं, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा, अगर मैं टेबल्स को क्लासिफाई बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा, तो डेटा का नेचर क्या है, ठीक है, तो वहां पे हमारे दो टेबल आ जाते हैं। एक तो ओरिजिनल टेबल आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा डिराइव्ड आ जाता है, ठीक है। तो इसी ओरिजिनल डेटा को हम क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, और फिर इसी टेबल से रॉ फॉर्म से जब हम डिराइव करते हैं डेटा, तो उसे डिराइव्ड डेटा कहते हैं। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होती जा रही है और आपको यहाँ तक मज़ा आया हमारा ये लेक्चर अटेंड करने में। तो जितना भी आपको मज़ा आया जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा जो अगला टेबल है दैट इज डिराइव्ड टेबल, ये तो हो गया। कम्युनिटी टेबल भी आ गया हमारा। हाँ, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड, वो तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर था, अगर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या करेंगे, शाबाश, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस और ऑब्जेक्टिव, अगर हम पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे करें, तो वहां पे हमारा एक तो जनरल पर्पस आता है, शाबाश, जनरल पर्पस टेबल, और एक आता है स्पेशल पर्पस टेबल,
ठीक है। तो इसी जनरल पर्पस टेबल को हम रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है तो आप समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, बाद में बोलने की जरूरत नहीं है कि सर को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। चलिए, तो इसे हम रिपोजिटरी टेबल कहते हैं, इसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं, वो रॉ डेटा के फॉर्म में होती है और उसी डेटा को हम वैसे ही रखते हैं। और फिर जब हम उस डेटा को किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए यूज करें, जैसे हमने पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ किया और फिर उस पॉपुलेशन के बारे में हम फिर देखेंगे कि सेक्स रेशो क्या है, एजुकेशन कितना है, तो उसके लिए एक अलग टेबल होते हैं, उन्हें स्पेशल पर्पस टेबल कहा जाता है। इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अलग अलग टॉपिक है, बस आपका मोटा मोटा रिवाइज आई होप कि सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है और इसकी गारंटी में ले लेता हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे लिखा है, इन केस ऑफ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ए बी इज मोर देन द कंप्यूटेड फ्रीक्वेंसी देन द टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ सीधा इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए एट्रीब्यूट मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहां पे क्या है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, यहां पे पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अगर ये वाली चीज आ गई, यहां पे नेगेटिवली एसोसिएटेड है, यहां पे नेगेटिवली एसोसिएटेड है। और यहां पे देखो ए बी एट्रीब्यूट ए बीटा एट्रीब्यूट इज इक्वल टू 0। यहां पे एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंप्लीटली एसोसिएटेड, आर सेड टू बी कंप्लीटली एसोसिएटेड। आर सेड टू बी कंप्लीटली एसोसिएटेड, ठीक है। इसमें आप सिंपल एक जो कंडीशन इसमें ये वाली होती है और दूसरी कंडीशन इसी में ये भी होती है कि ए बी इज इक्वल टू बी, सेम कंडीशन के साथ होती है, एंड अल्फा बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या माना जाता है, ये कंप्लीटली एसोसिएटेड यहां पे माना जाएगा। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, देन एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो एट्रीब्यूट्स यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी पॉजिटिवली एसोसिएटेड, जब ऐसी कंडीशन होगी नेगेटिवली एसोसिएटेड, जब ऐसी कंडीशन और ऐसी होगी तो कंप्लीटली एसोसिएटेड, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो हो गया कंप्लीटली डिसोसिएटेड। आई होप की चीजें यहां तक आपको क्लियर होती जा रही है। यह अगला क्वेश्चन था हमारा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इन अ टाउन इस साल में टोटल लाइव बर्थ्स इतनी थी, टोटल इन्फेंट्स डाइड इतने हो गए, कंप्लीट द अप्रोक्सीमेशन IMR। तो IMR के बारे में अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया। सो कितनी डेथ्स हुई, 6414, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स 124836 मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो ये किसी मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया, ये किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, रिसेंटली 2022 के SSC के एग्जाम में आया हुआ है। और ऑप्शंस पता है कैसे थे, 47.5, 52.3, 52.9, लेकिन मैंने उतने क्लोज डाटा यहाँ पे नहीं रखा। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 64, दो चले गए, ठीक है। तो 6.4 डिवाइडेड बाई 124, आप 6/124 भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ से मल्टीप्लाइड करके आप 1000 करके इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सिंपल एक आंसर आ जाता है अराउंड 52। तो वही आपका यहाँ पे आंसर माना जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन से आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई और मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। और अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चंस में ऊपर नीचे लगा होगा तो उस इनकन्वीनियंस के लिए आई एम रियली सॉरी। तो बाकी दमदार प्रिपरेशन करते रहेंगे, हम आगे भी मिलेंगे, सुपरवाइज़र में मिलेंगे, बाकी सारी पोस्ट्स में मिलेंगे, आगे लेक्चर्स ऐसे ही दमदार बनाते जाएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।